जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज हम बताने वाले हैं 2025 का समाज विज्ञान का वायरल पेपर 825 BAS यूपी बोर्ड का है दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न यहाँ बताया गया है। तो पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बिस्मार्क। ऑप्शन सी हो जाएगा बिस्मार्क था। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1944 में। अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1944 में। प्रश्न नंबर 5 है, विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1929 में। विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई? 1929 में। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, कॉर्नला किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रिटेन से संबंधित है। कॉर्नला किस देश से संबंधित है? तो ब्रिटेन से। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, हिंदी है राजभाषा? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा राजभाषा। ऑप्शन सी हो जाएगा राजभाषा। हिंदी क्या है? राजभाषा है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, जनसंघ की स्थापना हुई थी? इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1951 में। जनसंघ की स्थापना हुई थी तो 1951 में हुई थी। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। तो बहुसंख्यकों का शासन ये लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 10। भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है तो स्थानीय संस्थाओं में। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा स्थानीय संस्थाओं में। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। रोजगार भी, उपभोग में वृद्धि और स्वतंत्रता, ये सभी। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा बैंकिंग। बैंकिंग क्या है? तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है। तो बैंकिंग इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक साख को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा आयतकार और क्या है? आयातकार और क्या है? घरेलू व्यापार को संरक्षण। तो ये दोनों हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है? तो इसमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। मिलावटी वस्तु, अनुचित कीमत लेना, कम वजन तौलना, ये सभी हो जाएंगे। प्रश्न नंबर देखेंगे 16। प्रश्न नंबर 16 है, संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है? तो ये बना है जलोढ़ मिट्टी से। किससे बना है? जलोढ़ मिट्टी से। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन वन्य संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा आरक्षित वनों का विस्तार। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा धान। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन खनिज उद्योग है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पेट्रो रसायन उद्योग है ये खनिज। और चीनी क्या है? कृषि उद्योग है।
तो प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है। ये किससे संबंधित है? महाराजमार्ग विकास से संबंधित हो, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर देखते हैं 1। खंड बा का प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। भारत की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का उल्लेख करें या आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। तो दोस्तों हम इसका सॉल्यूशन आपको बता दे रहे हैं। आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो यह हमने लिख रखा है, तो इसको आपको एग्जाम में अच्छे से बना के लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है, ये प्रश्न है आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। तो इसका आप कैसे लिखेंगे वहाँ एग्जाम में? तो पहले आप डालेंगे आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारण, इसको काली पेन से डाल देना है। फिर यहाँ पहला लिख देना है, फिर मांग में गिरावट। तो प्रथम विश्व, इसको आप मांग में गिरावट, इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे। और इसमें क्या है? प्रथम, ये पहला देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उद्योगों ने उत्पादन बढ़ा दिया, लेकिन उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति घटने से मांग कम हो गई। और दूसरा बना के लिखेंगे, इससे वस्तुओं के दाम गिरे, कंपनियों को नुकसान हुआ और उत्पादन घटा, जिससे बेरोजगारी बढ़ी और यह एक दुष्चक्र बन गया। तो ये लिख देना है मांग में। अब फिर यहाँ लिखना है प्रश्न, इसमें 2 डाल के वित्तीय और बैंकिंग संकट। तो वित्तीय और बैंकिंग संकट, तो यहाँ आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारण था मांग में गिरावट। दूसरा हेडिंग डालेंगे, ये ब्लैक पेन से लिखना है, हमने रेड पेन से लिखा है, तो आप ब्लैक पेन से लिखिएगा। तो वित्तीय और बैंकिंग संकट, पहला इसमें लिखेंगे शेयर बाजार में भारी गिरावट ने निवेशों का भरोसा तोड़ दिया। तो शेयर बाजार में भारी गिरावट होने के कारण निवेश, जो उसमें लगाने वाले पैसे थे, वो क्या, उनका भरोसा टूट गया। तो ये लिख देंगे। दूसरा है बैंकों में नकदी की कमी, जो बैंक में नकद हुआ करता तो उसमें कमी आ गई और हजारों बैंक बंद हो गए। तो बहुत सारे बैंक यानी हजारों बैंक क्या हो गए? बंद हो गए, जिससे उद्योग और आम लोगों को ऋण मिलना बंद हो गया, जिससे निवेश और खर्च रुक गए। तो इतना लिख देना है। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2 है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते महत्व के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए या लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों यहाँ लोकतंत्र की 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर बता दे रहे हैं क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हेडिंग डाल देना है लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताएं। इस तरीके से हेडिंग डाल देंगे, जिससे कॉपी जब चेक होगी तो आपको जो है फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। और रेड पेन का यूज नहीं करना है, जैसे हमने यहाँ हेडिंग डाला है रेड पेन से, तो आपको रेड पेन से बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो यहाँ क्या है? जनता की भागीदारी और संप्रभुता, तो ये हेडिंग डाल देना है, या तो आपको जनता की भागीदारी ही डाल दीजिएगा। फिर इसमें लिखेंगे लोकतंत्र में सत्ता का अंतिम स्रोत जनता होती है। तो लोकतंत्र जो होता है उसमें क्या होता है? सत्ता का अंतिम जो स्रोत होता है जनता होती है। उसमें लोग सीधे या अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। जैसे यहाँ क्या होता है, जब चुनाव होता है तो उसमें सीधे क्या होता है, सीधे या अपने चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं और निर्णय जनता की इच्छा के अनुसार लिए जाते हैं। तो निर्णय कौन लेता है? जनता ही लेती है। तो ऐसे बना के लिख देना है। दूसरा डालेंगे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने और अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में होते हैं। तो जो चुनाव होता है वो क्या होता है? स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में होता है। फिर तीसरा यहाँ डालेंगे मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी होता है। तो इसमें क्या है? लोकतंत्र, नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता होती है। अभिव्यक्ति की क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। समानता और अन्य मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। इसमें ये बना के लिख देंगे कि इसमें हमें क्या है? मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी, यानी लोकतंत्र में नागरिकों को बोलने का क्या होता है? बोलने की स्वतंत्रता, अधिकार होता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, समानता और अन्य मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। अब इसके बाद लिख देना है, चौथा बना के लिखेंगे कानून का शासन और जवाबदेही। तो इसमें लिख देना लोकतंत्र में कानून
सबसे ऊपर होता है। जो लोकतंत्र होता है उसमें कानून क्या होता है, सबसे ऊपर, और सरकार सहित सभी नागरिक कानून के अधीन होते हैं। तो जो सरकार होती है और जो नागरिक होते हैं, सभी नागरिक कानून के अधीन यानी कानून के अंदर ही काम करते हैं। सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है। सरकार जो है जनता के प्रति जवाबदेही होती है, तो जनता सरकार से सवाल पूछ सकती है और अपने कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखती है। सरकार जो है अपने कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखती है, तो ऐसा लिख देना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं। तो बहुत बच्चों ने कहा था कि इसका सॉल्यूशन पूरा कराइएगा, तो इसीलिए हम इसका पूरा सॉल्यूशन करा रहे हैं, तो आप जो है एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। तो आइए देखते हैं। यहाँ बोला गया प्रश्न नंबर 3, ये पहला और दूसरा का हमने करा दिया। अब देखेंगे तीसरा। परिवहन क्षेत्र का विकास देश के विकास में कैसे सहायक हो सकता है, इसके किन्हीं 2 लाभ लिखिए। तो हम इसको ना करते हुए हम करेंगे एक्स क्या होते हैं। भारत में लौ एक्स की 2 प्रमुख पेटियां कौन सी हैं। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे, इसमें क्या लिखना है आपको, लिख देना है आयक्स। आयक्स हेडिंग डालेंगे। आयक्स वे प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले खनिज या चट्टानें होती हैं जिनमें धातु मिले होते हैं, उन्हें ही आयक्स कहते हैं। जैसे लोहे के प्रमुख आयक्स है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, ये लिख देना है। तो दोस्तों इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, तो इसको आप क्या करेंगे, तो यहाँ लिख देना है एक्स वे प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले खनिज या चट्टानें होती हैं जिनमें धातु मिले होते हैं, उन्हें ही एक्स कहते हैं। जैसे कि लोहे के प्रमुख एक्स है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, ये लिख देना है। अब फिर लिख देना हेडिंग भारत में। दूसरी हेडिंग यहाँ थी ना, भारत में लौह, भारत में लौह एक्स की 2 प्रमुख पेटियां कौन सी है, तो इसमें हेडिंग डाल देना है भारत में लौह एक्स की 2 प्रमुख पेटियां हैं। पेटियां इतना डाल देना है हेडिंग। अब इसमें लिखना है पहला उड़ीसा और झारखंड पेटी। उड़ीसा और झारखंड, उड़ीसा में मयूरभंज और क्योंझर है और सुंदरगढ़, ये उड़ीसा में है। झारखंड में सिंहभूम है। इन दोनों में ही क्या मिलते हैं, हेमेटाइट, यहाँ हेमेटाइट पाया जाता है। दूसरा लिख देना है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, तो ये छत्तीसगढ़ में क्या है, दांतेवाड़ा, और महाराष्ट्र में चंद्रपुर है। तो ये हेमेटाइट के लिए जाने जाते हैं। बस इतना बना के अच्छे से लिख देना है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 4। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है सूचना का अधिकार क्या है, यह किस प्रकार उपभोक्ता की शक्ति में वृद्धि करता है। तो दोस्तों हमें पहले ही वाला आपको बता दे रहे हैं कि सूचना का अधिकार है क्या। तो दोस्तों यहाँ पहला सूचना का अधिकार क्या है, या किस प्रकार उपभोक्ता की शक्ति में वृद्धि करता है, तो यही क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। तो इसमें आपको कैसे लिखना है, तो पहले आप सूचना का अधिकार क्या करेंगे, हेडिंग डाल देंगे। सूचना का अधिकार हेडिंग डाल देंगे। इसके बाद लिखेंगे यह सूचना का अधिकार 2005 के तहत एक कानून है जो किसी भी भारतीय नागरिक को सरकारी विभागों से किसी भी तरह की जानकारी मांगने का अधिकार देता है। तो सूचना का अधिकार क्या होता है, यह सूचना का अधिकार 2005 के तहत एक कानून है जो किसी भी भारतीय को सरकारी विभागों से किसी भी तरीके की जानकारी मांगने का अधिकार देता है। अब यहाँ डाल देना उपभोक्ता की शक्ति में वृद्धि। जो दूसरी हेडिंग थी क्या होगी, उपभोक्ता की शक्ति में वृद्धि। तो यहाँ पहला लिखेंगे जागरूकता और सशक्तिकरण। इसमें लिख देना है नागरिक सरकारी कामकाज विकास परियोजनाओं और खर्चों के बारे में जान सकते हैं। तो जो भी नागरिक होते हैं वो सरकारी कामकाज विकास परियोजनाओं और खर्चों के बारे में जान सकते हैं। दूसरा है, इसमें लिख देना है धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से बचाव। इसमें लिख देना आरटीआई के माध्यम, आरटीआई दोस्तों इसी कहते हैं सूचना अधिकार को, सूचना का अधिकार को ही आरटीआई कहते हैं। आरटीआई के माध्यम से धोखाधड़ी या गलत प्रथाओं का पता लगाया जा सकता है। तो आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के माध्यम से ही धोखाधड़ी या गलत प्रथाओं का पता लगाया जा सकता है। बस इतना आपको लिख देना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन यानी दूसरा देखेंगे। इसमें है फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो हम लोग ये देखेंगे।
तो इसमें आपको लिख देना है फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण। तो इसमें उत्तर में लिखेंगे इस क्रांति के प्रमुख कारण सामाजिक असमानता, आर्थिक संकट और राजनीतिक निरंकुशता और प्रबोधन युग के विचारों का होना आदि। फिर पहला लिखेंगे सामाजिक असमानता। इसमें लिख देना है फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा था। पहला पादरी, दूसरा कुलीन और तीसरा है सामान्य जनता। इसमें दूसरा लिखेंगे पादरी और कुलीन भारी करों से मुक्त थे, ये लिख देना है। इसके बाद वाले में क्या लिखेंगे, यहाँ आर्थिक संकट, आर्थिक संकट में लिख देना है लगातार युद्धों और शाही खर्चे से फ्रांस दिवालियापन के कगार पर था, ये लिख देना है। दूसरा क्या लिखेंगे, बढ़ती कीमतें और बेरोजगारी ने आम जनता की मुश्किलें और बढ़ा दी। दूसरा आर्थिक संकट में ये लिख देंगे। अब फिर लिखेंगे राजनीतिक असंतोष। तीसरा हेडिंग डालेंगे राजनीतिक असंतोष। राजा लुई 16वें का निरंकुश और भ्रष्ट शासन जो जनता को पसंद नहीं था, इसमें ये लिख देना है। फिर चौथा हेडिंग डालेंगे प्रबोधनकालीन विचारधारा। अमेरिकी क्रांति की सफलता ने भी फ्रांस के लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी, तो ये लिख देना है। तो अमेरिकी क्रांति की जो सफलता ने भी फ्रांस के लोगों को जो है अपने अधिकारों को लड़ने के लिए प्रेरणा दी, तो चौथा ये बना के लिख देंगे। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में आपको पहला ही क्वेश्चन लिखना है, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो ये लिख देना है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, भारत की संघात्मक, तो इसमें ये क्वेश्चन यहाँ हेडिंग डालेंगे भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, तो इसमें लिख देना है पहला दोहरी शासन, दोहरी शासन प्रणाली। भारत में केंद्र में एक संघीय सरकार और राज्यों में राज्य सरकारें हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में शासन करती हैं। तो भारत में केंद्र में एक संघीय सरकार है और राज्यों में राज्य सरकारें हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में शासन करती है, ये लिख देना है। और दूसरा हेडिंग डालेंगे शक्तियों का विभाजन। तो जो इनमें शक्तियों का, भारतीय संघात्मक में जो शक्तियों का विभाजन होता है, संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विधायिक और प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों को बांटा गया है। तो इसमें वित्तीय इनकी शक्तियों को बांटा गया। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों को बांटा गया, ये लिख देना है। फिर तीसरा लिख देना है लिखित और कठोर संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें संशोधन प्रक्रिया भी कठोर है, मतलब बहुत ही कठोर है। इसमें संशोधन करना भारतीय संविधान में क्या है, बहुत कठोर है, इसकी प्रक्रिया बहुत कठोर है। चौथा लिखेंगे संविधान की सर्वोच्चता। संविधान सर्वोच्च है और सरकार के सभी अंग जैसे केंद्र, राज्य, न्यायपालिका संविधान के अधीन कार्य करते हैं। तो ये जो है केंद्र और राज्य और न्यायपालिका किसके अधीन कार्य करता है, संविधान के अधीन कार्य करते हैं। पांचवा लिख देना है स्वतंत्रता न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है जो संविधान की व्याख्या करती है। जो स्वतंत्र न्यायपालिका, तो हमारे भारत में जो है कैसा न्यायपालिका है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका है, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है जो संविधान की व्याख्या करती है, तो ये लिख देना है बना के। इसके बाद आप जो है प्रश्न नंबर 7, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, भारत के आर्थिक विकास के साथ विभिन्न क्षेत्रों की संरचना में हुए परिवर्तन का वर्णन कीजिए, ये लिख देना है। तो हमने यहाँ लिख रखा है, तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, पहला लिख देना है प्राथमिक क्षेत्र, प्राकृतिक संसाधनों के सीधा उत्पादन, जैसे प्राकृतिक संसाधनों की जो है सीधा उत्पादन, जैसे कि कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मछली, पशुपालन, खनन आदि, ये किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ये लिख देना है। दूसरा हेडिंग डालना है द्वितीयक क्षेत्र, कच्चे माल और तैयार उत्पादों में यानी उत्पादों में बदलना, कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलना, जैसे उद्योग,
विनिर्माण, निर्माण, जितना भी कारखाना वगैरह होता है, जैसे कुछ बनता है सामान वगैरह, वो किस में आता है? विनिर्माण में आता है। और तृतीय क्षेत्र में लिख देना, इस क्षेत्र को सेवक क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग आदि। ये किस में आता है? तो तृतीय क्षेत्र में आता है। ऐसा लिख देना है कि इस तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग आदि। अब भारत के आर्थिक विकास के साथ क्षेत्रों में परिवर्तन, तो लिख देना है पहला, स्वतंत्रता के बाद भारत का मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था था, जहां प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी और रोजगार में सबसे बड़ा हिस्सा था। तो सबसे बड़ा योगदान किसमें था? जीडीपी में। प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी और रोजगार में सबसे बड़ा हिस्सा था स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, तो अब दूसरा लिख देंगे औद्योगिकरण। 1950 से 1960 के दशक से औद्योगिकरण पर जोर दिया गया, जिससे विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र बढ़े। तो 1950 से 1960 के दशक में क्या हुआ कि औद्योगिकरण पर जोर दिया गया, जिससे विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र बढ़े। फिर तीसरा लिख देना है आपको, 1991 की आर्थिक उदारीकरण के बाद सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में वृद्धि हुई। 1991 के बाद जो है आर्थिक उदारीकरण के बाद जो है सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में क्या हुई? वृद्धि हुई। ये लिख देना है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका जो है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में, भारत में लिख देना है, भारत में वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? इस हेतु उठाए गए किन्हीं दो कदमों को बताएं। तो बताइए, तो आइए देखते हैं। तो इसमें यहाँ हमने लिख रखा है भारत में वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण। तो लिख देना भारत में वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण पर्यावरण संतुलन, जैव विविधता की रक्षा, ऑक्सीजन आपूर्ति और आर्थिक लाभ के लिए जरूरी है। ये लिख देना है। और दूसरा यानी इसमें पहला हेडिंग डालेंगे पारिस्थितिकी संतुलन। वन जलवायु को नियंत्रित करते हैं। तो वन जो होता है, वन जलवायु को नियंत्रित करते हैं, वर्षा लाते हैं। वन के ही द्वारा क्या होता है? वर्षा लाते हैं। मिट्टी कटाव को रोकते हैं, जो मिट्टी कटती है उसको रोकते हैं। दूसरा है जैव विविधता, ये पौधों और जानवरों की अलग अलग प्रजातियों को भोजन प्रदान करते हैं। तो जैव विविधता में क्या होता है? ये पौधों और जानवरों की अलग अलग प्रजातियों को भोजन प्रदान करते हैं। ये लिख देना है। फिर लिख देना है उठाए गए दो कदम। पहला लिख देना है कानूनी ढांचा, वन्य जीव अधिनियम 1972 लागू किया गया, जिसके तहत लुप्त प्रजातियों के शिकार पर प्रतिबंध है। तो इसमें लिख देना है कानूनी ढांचा जो कदम उठाए गए थे। पहला कदम उठाया गया था वन्य जीव अधिनियम 1972 लागू किया गया, जिसके तहत जितनी भी लुप्त प्रजातियां हैं, मतलब लुप्त के कगार में हैं, उन पर शिकार पर प्रतिबंध। और दूसरा लिख देना है आपको, दूसरा संरक्षित क्षेत्र बनाना, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं। तो ये लिख देना है, तो जिससे आपको पूरा मार्क्स मिल सके एग्ज़ाम में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं प्रश्न नंबर मानचित्र से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ बताया गया है निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाएं। सही नाम तथा स्थान अंकन के लिए 1/2 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ क्या करना है? पहला, वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ, तो ये लाहौर, तो मैप में आप भर देंगे लाहौर। दूसरा है वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो आप यहाँ कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। तो मैप में आप नागपुर जहाँ भी आता है तो वो वहाँ भर देंगे। अब तीसरा है वह जनपद जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये हुआ था अमृतसर पंजाब। तो मैप में आप भर देंगे अमृतसर पंजाब, जहाँ भी है तो वहाँ जालियांवाला। अब चौथा है वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, तो ये प्रयागराज में स्थित है, तो मैप में प्रयागराज भर देंगे। अब पांचवा है वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने पहला सत्याग्रह किया था, तो अहमदाबाद में किया था, तो अहमदाबाद भर देना है, ये गुजरात में पड़ता है। अब प्रश्न नंबर 9 का भी निर्देश दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाएं। पहला, पश्चिम भारत स्थित एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क
इस चिन्ह द्वारा क्या करना है, द्वारा नाम सहित दर्शाना है। दूसरा है पूर्वी भारत स्थित एक लोहा और इस्पात संयंत्र को इस चिन्ह द्वारा क्या करना, नाम सहित दर्शाना है। अब तीसरा है दक्षिण भारत स्थित एक तापीय ऊर्जा संयंत्र, इस चिन्ह द्वारा क्या करना है, नाम सहित दर्शाना है। चौथा है छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी को इसी द्वारा, इस जो चिन्ह दिया है द्वारा नाम सहित दर्शाना है। पांचवा पूर्वी भारत स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन चिन्ह द्वारा नाम सहित क्या करना है, दर्शाना। तो दो क्वेश्चन आपके मानचित्र से आए हुए हैं जिनको आपको अच्छे से कर लेना है। तो एग्जाम में दोस्तों यही बनेगा।